साल 2006 में आई एक मूवी द फाउंटेन जो कि आज भी बहुत से लोगों के लिए बस एक कंफ्यूजिंग कहानी है। ये बाकी मूवीज से काफी हटकर बनाई गई है और इसकी स्टोरी समझना वाकई मुश्किल है। हालांकि कई बार देखने पर भी इसका सही मतलब समझ नहीं आता। शायद आप में से बहुत से लोगों ने ये मूवी देखी होगी और अगर आप भी अभी तक इसे सही से नहीं समझ पाए या इसका असली मतलब क्या है तो इस वीडियो में शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएं। तो शुरुआत करते हैं सबसे अहम सवाल से, क्योंकि इसे देखने के बाद ऑडियंस का रिएक्शन ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा कि प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को उम्मीद थी। ये 2006 में रिलीज हुई और उस टाइम लोगों ने इसे खास पसंद नहीं किया क्योंकि शायद ये उस टाइप की मूवी ही नहीं थी जो कि लोग देखना चाहते थे। हालांकि इसमें आपको 3 अलग अलग कहानियां मिलेंगी, हिस्टोरिकल एरा से लेकर स्पेस ट्रेवल तक, मगर फिर भी समझना थोड़ा मुश्किल है। खैर, जब इसके डायरेक्टर से पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि फाउंटेन की एग्जाम्पल है रूबिक क्यूब की जैसी। आप इसे डिफरेंट एंगल से तरह तरह से सॉल्व कर सकते हैं मगर हल इसका एक ही निकलेगा जो कि 100% सच है। तो फाउंटेन मूवी को आप कई तरह से देख सकते हैं मगर इसका जो एंड है, जो सही मतलब है, वो एक ही है। तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक आम मूवी देखने वाला अगर इसको देखेगा तो उसे इसमें 3 कहानियां मिलेंगी, एक पास्ट की, एक प्रेजेंट की और एक फ्यूचर की। जाहिर सी बात है कि मूवी ऐसी ही है और स्टोरी लाइंस भी ऐसी ही बनाई गई हैं, तो शायद कोई भी इसे झुटला नहीं सकता, मगर बातें इससे भी थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। चलिए द फाउंटेन की 3 स्टोरीज को बिल्कुल अलग अलग रखते हैं। पहले आती है पास्ट की स्टोरी। वैसे इन तीनों ही कहानियों में हमें सेम कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं मगर हालात अलग होते हैं। अब पास्ट की जो कहानी है उसका साल है 1478। हमें स्पेन दिखाया गया है और असल में ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर स्पेन में एक तरह की वॉर चल रही थी। स्पेनिश इंक्विजिशन भी इसे ही कहा जाता है। खैर, इसमें रानी इजाबेला का जिक्र है तब जहाँ पर उसको थ्रोन का खतरा था और यहाँ पर कुछ रिलीजियस टेंशन भी चल रही थी, खासकर कैथोलिक लीडर्स को लेकर। तो इजाबेला के जो दुश्मन थे वो आहिस्ता आहिस्ता स्पेन के बहुत से इलाकों को अपने कब्जे में ले रहे थे और ये जो किंग था ये काफी ही क्रूअल टाइप का था। खैर, यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि इजाबेला का थ्रोन वो जाने वाला था और ना ही उसके पास इतनी पावर थी, ना ही इतनी पहुंच थी कि वो उस क्रूअल किंग का मुकाबला कर सके। तो हमें उसकी सिचुएशन की कहानी दिखाई गई है। इजाबेला अपने महल में होती है और उसके जो एडवाइजर्स होते हैं वो अपने किंगडम के सबसे काबिल सिपाही या फिर एक तरह से वो उसके कैप्टन भी थे, उसे बुलाते हैं महल में। अब यही इस कहानी का मेन कैरेक्टर है आफ्टर इजाबेला। वैसे इस मूवी की सारी कहानी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। खैर, इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी बातों पर फोकस किया गया है जो कि एंड में आपको समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पर इजाबेला के खास लोगों ने रानी को एक ऐसे खजाने, एक ऐसी खास चीज के बारे में बताया है जो कि उसकी जिंदगी बदल सकती है, उसका थ्रोन भी बच सकता है, मगर ये कोई आम चीज नहीं है और ना ही इसे हर कोई पा सकता है। अब रानी की नजर में वो अपने सभी लोगों में से थॉमस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी और सच तो ये था कि थॉमस दिल से अपनी रानी इजाबेला से प्यार करता था और रानी भी उससे करती थी। मगर अब यहाँ पर थॉमस को अपने प्यार को पाने के लिए एक मिशन पर जाना होगा, एक ऐसी चीज को हासिल करना होगा जो कि आज तक किसी को नहीं मिली है। खैर, रानी थॉमस को समझाती है कि जब इंसान वो जमीन पर नहीं आया था, मतलब के एडम और ईव की बात, तब एडम और ईव उन दोनों ने वो गलती कर दी, वो मिस्टेक जिससे कि वो जमीन पर आ गए। उन्होंने हेवन के एक ट्री से एक फल खा लिया। असल में वो ट्री ऑफ नॉलेज था। इंसान ने नॉलेज तो हासिल कर लिया मगर जन्नत से निकाला गया। अब ये कहानी तो हर किसी को मालूम है मगर यहाँ पर जमीन पर एक और ट्री है और उसे द ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं और ये तब से ही जमीन पर मौजूद है जब से कि लाइफ की शुरुआत हुई थी और उस ट्री में ये खास बात है कि वो लाइफ दे सकता है, मगर इससे भी अनोखा ये है कि वो अमर भी बना सकता है। और अब थॉमस का मिशन ये होगा ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढना, उसे हासिल करना। और जब ऐसा होगा तो रानी इजाबेला थॉमस से ये वादा करती है अपनी एक रिंग देते हुए, वादे के तौर पर कि तुम मेरे लिए द ट्री ऑफ लाइफ ढूंढो और मैं तुम्हारी ईव बन जाऊंगी और दोनों हमेशा हमेशा जिंदगी एक साथ गुजारेंगे जहाँ पर मौत हमें जुदा नहीं कर सकेगी।
टुगेदर वी विल लिव फॉरएवर। ये लाइन कई बार हमें मूवीज में सुनाई जाती है। और खैर यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर ट्री ऑफ लाइफ से वो अपने दुश्मन को कैसे हरा सकती है, कैसे इजाबेला अपने किंगडम को बचा सकती है। देखा जाए तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी रानी राजा वो अपना किंगडम, अपने तख्त और ताज को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। अब एक अमर बनाने वाला खजाना जो कि सिर्फ स्पेन की रानी के पास होगा, पूरी दुनिया उसके आगे घुटने टेक देगी। तो एज अ वेपन वो इसे अपने दुश्मन के अगेंस्ट इस्तेमाल करेगी। मगर थॉमस के लिए तो ये एक मिशन स्पेन के साथ साथ अपनी रानी, अपने प्यार को पाने का भी था। यहाँ पर उस ओल्ड मैन के पास एक खंजर होता है और उसमें 3 होल्स होते हैं और उसे समझाया जाता है कि ये कोई आम खंजर नहीं है, बल्कि इस पर बहुत से रिचुअल्स किए गए हैं और उन्हीं होल्स की मदद से उन्हें मैप में द ट्री ऑफ लाइफ का क्लू भी मिल जाता है। ये ट्री ऑफ लाइफ ये बहुत ही एंशिएंट है, तो इसे दुनिया से छुपाया भी गया है। और चूंकि सबसे पुरानी सिविलाइजेशन वो मायान सिविलाइजेशन है, तो ये राज सिर्फ उन्हें ही मालूम है। और बूढ़े आदमी के हिसाब से एक होली मायन टेम्पल है जो कि न्यू स्पेन के जंगलों में कहीं छुपा हुआ है और उसी टेम्पल पर द ट्री ऑफ लाइफ है। तो कम से कम अब इनके पास ये इन्फॉर्मेशन तो थी कि वो ट्री ऑफ लाइफ कहाँ हो सकती है। इसके बाद थॉमस अपने साथ खास लोगों को लेकर न्यू स्पेन के जंगलों में चला जाता है। मगर हर दिन रानी इजाबेला को और खतरा बढ़ रहा था। यहाँ पर स्पेन पर कब्जा होने ही वाला था और थॉमस को जल्द ही उस ट्री को ढूंढना था। और इस तलाश में बहुत दिन गुजर जाते हैं, यहाँ तक कि वो उस जंगल का हर कोना तलाश करते हैं। यहाँ तक कि उसके सिपाही वो बगावत पर उतर आते हैं और वो ये सब और नहीं करना चाहते थे। मगर थॉमस जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, वो बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं था। और वो इजाबेला की दी हुई रिंग को लेकर हमेशा उसे वो वादा याद आता था। इसी बीच उसका एक क्लोज फ्रेंड वो तो थॉमस को मारने की भी कोशिश करता है, मगर थॉमस उसे ही मार देता है। और अब सिर्फ 2 ही सिपाही उसके साथ थे, मगर वो ओल्ड मैन भी इस सफर पर अब उनके साथ आया था। और काफी दिन गुजरने के बाद आखिर उस खंजर के मिले हुए क्लू की मदद से उसे उस टेम्पल का रास्ता मिल जाता है। तो थॉमस वो अपने 2 साथियों को लेकर उस टेम्पल की तरफ रवाना होता है। मगर यहाँ पर मायन सिविलाइजेशन का जिक्र हुआ, वैसे ही आसपास के सभी टेम्पल्स तो वीरान पड़े थे, मगर ये टेम्पल ये बिल्कुल सेंटर में था और उन्हें अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर क्या हो सकता है। और जैसे ही वो लोग उस मायान टेम्पल की एंट्रेंस में एंटर होते हैं, पहले तो वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर वहाँ के मायान्स लोग जिनके पास हथियार थे वो उन पर हमला कर देते हैं। थॉमस के साथ ही वो तो डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो इसी कोशिश में मारे जाते हैं। मगर थॉमस वो उनसे लड़ता है और अब यहाँ पर वो मायान्स वो उसे मारते नहीं हैं, बल्कि वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे टेम्पल के ऊपर जाने देते हैं। थॉमस भी काफी हैरान था, तो वो भी चढ़ने लगता है और जब वो बिल्कुल टॉप पर आ जाता है तो एक रास्ता था। वहाँ पर एक टनल था जिससे गुजरने के बाद उसे द ट्री ऑफ लाइफ जरूर मिल सकती थी। मगर उसी रास्ते में मायान्स का लीडर खड़ा था और वो अपने साथ कुछ लाइंस बोलते हुए थॉमस के पास बढ़ता है। वो भी हथियार लिए और सीधा वो थॉमस के पेट में तलवार से वार करता है और वो वहीं पर गिर जाता है, वहीं पर मरने लगता है। अब ये कहानी यहीं तक ऐसी ही दिखाई गई है जिससे कि काफी कुछ समझ आ जाता है द ट्री ऑफ लाइफ के बारे में और खासकर थॉमस का जो मिशन था। और यहाँ पर बात स्पेन को बचाने की भी हो रही है, मगर यहाँ पर उसे 2 ऐसी चीजें मिल रही हैं जिसे इंसान पाने के लिए कुछ भी करेगा। एक इटर्नल लाइफ मतलब कि अमर होना और दूसरा उससे अपना सच्चा प्यार मिलने वाला था। मगर उसकी कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। खैर ये इतनी भी सिंपल नहीं, इसे भी समझने के लिए हमें कुछ और बातें जाननी होंगी। अब यहाँ पर हम एक दूसरी कहानी भी देखते हैं जिसे कि कुछ टाइम के लिए हम प्रेजेंट की कहानी मान लेते हैं और जो पहले वाली थी वो पास्ट की कहानी थी। यहाँ भी मेन कैरेक्टर टॉमी और इजी होते हैं। जाहिर सी बात है इजी इजाबेला का शॉर्ट फॉर्म है और टॉमी थॉमस से रिलेटेड है। अब प्रेजेंट की ये कहानी कुछ इस तरह है कि टॉम वो अपनी वाइफ इजी से बहुत ही प्यार करता है और टॉम बाय प्रोफेशन एक सर्जन है, मगर इजी बीमार है, उसे न्यूरो डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज है, एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है और इससे इंसान की मौत जल्द ही हो जाती है।
इस कहानी में टॉम काफी खोया खोया सा रहता है, काफी सैड सा, और इस मूवी में एक सीन हमें कई बार दिखाया गया है। जब टॉम अपनी लैब में होता है तो तब इजी वो उसे बाहर जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि पहली बर्फबारी शुरू हो गई है, मगर टॉम अपने काम में इतना बिजी होता है कि वो जाने से इनकार कर देता है और इजी अकेले ही चली जाती है। अब यहाँ पर टॉम वो जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता था, वो इजी के साथ जाना चाहता था, मगर सच्चाई ये थी कि वो इजी के लिए ही क्योर ढूंढ रहा था। वो किसी तरह से बस उसे बचाना चाहता था और वो इसके लिए काफी ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, काफी कंपाउंड्स तैयार कर रहा था और हर दिन इजी वो मौत के करीब जा रही थी। मगर अभी तक टॉम अपनी इस रिसर्च में कामयाब नहीं हो पाया था और हर दिन हर मिनट इजी मौत के करीब जा रही थी। अब हाल में टॉम और उसकी टीम एक खास तरह के कंपाउंड पर रिसर्च कर रहे थे। उनका सब्जेक्ट एक मंकी था और उसे भी सेम वही ब्रेन डिजीज थी। यहाँ पर टॉम के कैरेक्टर पर ध्यान देना जरूरी है। ये इंसान एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर वो नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसे पता है कुछ बातें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, मगर फिर भी टॉम वो रुकता नहीं है और वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसी का है इस रिसर्च में। अब हम देखते हैं कि वो एक सर्जरी करने वाले हैं, अपने उस कंपाउंड को टेस्ट करने वाले हैं, मगर कुछ ही देर में वो डिसअपॉइंट होकर बाहर आ जाता है क्योंकि वो फिर से फेल हो चुका था। ठीक उसी टाइम वो ऊपर देखता है और उसे कुछ नजर आता है। वो जो भी था आगे हम सही से जान पाएंगे, मगर यहाँ पर ये सीन एक नेब्यूला की तरफ इशारा है, जिसे मूवी में ज़िबाला भी कहा गया है और इसे हम आगे जान पाएंगे। तो इसको देखते ही टॉम को सेंट्रल अमेरिका के एक बहुत ही एंशिएंट ट्री का ख्याल आता है और उसका कंपाउंड वो इस्तेमाल करना चाहता है और इस बार वो अपना एक्सपेरिमेंट उसी के जरिए आगे बढ़ाता है और इस बार जब वो कोशिश करता है तो वो कम से कम फेल नहीं होता और कामयाबी की तरफ ये उनका पहला स्टेप था। सर्जरी से पहले टॉम ने अपनी वेडिंग रिंग बाहर ही छोड़ दी थी, मगर सर्जरी के बाद जब वो उसे ढूंढने लगता है तो वो गायब थी। अब मूवी में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स से ही हमें इस कॉम्प्लेक्स मूवी को समझने में मदद मिलेगी। खैर, इस कामयाब एक्सपेरिमेंट के बाद जब टॉम की हेड वहाँ आती है और वो टॉम को समझाती है कि तुम आराम नहीं कर रहे, बस क्योर की तलाश में ही लगे हुए हो, और आज भी उसने उस कंपाउंड को बिना टेस्ट किए ही अपने सब्जेक्ट में इंजेक्ट किया। इस हेड का नाम डॉक्टर लिलियन है और यहाँ पर वो टॉम को इसी के साथ कुछ दिन बिताने का मशवरा देती है, मगर टॉम वो मानने को तैयार नहीं था। और रियलिटी क्या है, वो क्यों ऐसा नहीं करना चाहता, ये हम जानते हैं कि वो उसी के लिए यहाँ पर वो क्योर की तलाश में है। खैर, वो घर आता है और एक लम्हे के लिए वो डर जाता है क्योंकि वो इजी को आवाज देता है मगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और इस बात से वो डर जाता है। विंडो खुली थी तो वो वहाँ पर पहले जाता है और वो इजी को वहाँ पर बैठा हुआ पाता है। वो अपने टेलीस्कोप के साथ थी और टॉम भी वहाँ पर आता है और उसके साथ बैठ जाता है और यहाँ पर दोनों की बातें होती हैं। उस टेलीस्कोप से इजी वो उसी नेबुला को देख रही थी जिसे वो ज़िबाल्बा कहती है। अब ज़िबाल्बा असल में मायान मिथ से रिलेटेड, खासकर मौत और फिर से रीबर्थ, मायान्स का इस पर गहरा बिलीव भी था और उसी डिटेल में जाने की खास जरूरत नहीं है। अब इसी वो ज़िबाल्बा के बारे में ये कहती है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सोल्स जाकर फिर से जन्म लेती हैं। ये सुनकर टॉम हैरान भी होता है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। तो यहाँ पर इजी असल में एक बुक लिख रही थी और उस बुक का नाम है द फाउंटेन। टॉम पूछता है कि क्या वो बुक कंप्लीट हो गई है। इजी जवाब देती है कि ऑलमोस्ट, मगर टॉम इस बात से हैरान था कि जो बुक इजी लिख रही है वो हिस्टोरिकल है। असल में शुरुआत की जो कहानी हमने देखी है वो इसी बुक की कहानी है, वही स्पेन वाली। तो टॉम पूछता है कि कहानी तो स्पेन के बारे में है, एक नेबुला का जिक्र इसमें क्यों होगा। इजी ये जवाब देती है कि इट बिगिंस देयर बट एंड्स हियर, मतलब शुरू वहाँ पर हुई थी मगर खत्म यहाँ पर होगी, यानी कि ज़िबाल्बा पर, उस नेबुला पर, जो कि हैरान करने वाला जरूर था। टॉम इजी से ये भी पूछता है कि अगर तुम्हारी बुक कंप्लीट हो गई है तो कब मैं इसे पढ़ सकता हूँ, मगर इजी इस बात पर खामोश रहती है। अब यहाँ तक हम ये तो समझ गए हैं कि इजाबेला, थॉमस, स्पेन और बाकी सब बातें वो इजी के एक कहानी है जो उस फाउंटेन नामी बुक में है, मगर फिर भी उस कहानी का असली मतलब
क्या है? क्या सच में इज़ी और टॉम का उस कहानी से कोई लिंक है? देखा जाए तो यहाँ पर रीबर्थ की बातें भी सामने आई हैं। खैर यहाँ तक हम थोड़ा बहुत समझ गए हैं। अभी वो दोनों बाहर बैठकर ये बात कर ही रहे होते हैं कि तब टॉम का ध्यान इज़ी के नंगे पांव पर जाता है। हालांकि दोनों ही बर्फ में बैठे हुए थे और ये देखकर वो इज़ी से पूछता है कि तुम्हारे शूज कहाँ हैं, क्योंकि उसके दोनों पैर वो बर्फ में थे। और ये तो फिर टॉम को आगे पता चलता है कि आहिस्ता आहिस्ता इज़ी के नर्वस सिस्टम ने भी काम करना छोड़ दिया है। जब बाद में टॉम वो उसे बाथ टब में बिठाता है तो पानी बहुत ही गर्म होता है और इज़ी को कुछ भी फील नहीं होता और वो बता देती है कि उसने अपनी सेंसिटिविटी को खो दिया है। इस बात से टॉम को गुस्सा भी आता है कि तुमने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया, मगर अंदर से वो और भी ज्यादा दुखी होता है। इज़ी यहाँ पर बड़े ही अजीब सी बात करती है कि जब से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है, मतलब उसका हर दिन मौत के करीब जाना, वो अंदर से बहुत ही अलग फील कर रही है। और इज़ी का इस अलग फील करने से क्या मतलब था, ये भी हम आगे समझ पाएंगे। खैर इसके बाद टॉम भी टेंशन में चला जाता है। अगली सुबह इज़ी के हाथ में अपनी फाउंटेन नामी बुक होती है, मगर काम की वजह से टॉम उस पर ध्यान नहीं दे पाता और बिना वो बुक देखे ही वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे इमरजेंसी कॉल आती है अपनी लैब से। वहाँ पर पहुंचकर टॉम को ये पता चलता है कि उसने जो कंपाउंड मंकी पर टेस्ट किया था वो कारगर साबित हुआ है। मगर यहाँ पर टॉम का असली मकसद कुछ और ही था। वो ब्रेन ट्यूमर का पूछता है कि क्या उस कंपाउंड से उस ट्यूमर पर कुछ असर पड़ा है, मगर नहीं। और असल में ये कंपाउंड ग्रोथ रेट को कम करने वाला था और इससे वो इज़ी की मदद नहीं कर सकता था, तो वो फिर से डिसअपॉइंट हो जाता है। मगर इस बार वो इसी कंपाउंड के साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट करता है, इसे और बेहतर और तेज रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, जिससे कि वो इज़ी को बचा सके, क्योंकि यहाँ पर टॉम का सिर्फ एक ही मकसद है, उसे पैसा या शोहरत नहीं चाहिए थी। वो सिर्फ एक ऐसा क्योर ढूंढ रहा था जिससे वो अपने प्यार को बचा सके। हालांकि इस बात से उसका स्टाफ ज्यादा खुश नहीं होता, मगर वो ट्यूमर का इलाज ढूंढना चाहता था, ना कि एजिंग का। अब उसी रात टॉम जब अपने घर में होता है तो उसे नींद नहीं आती और उसे इज़ी की बुक द फाउंटेन मिल जाती है। उसने पहले ही कहा था कि ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुकी है, तो वो उसे पढ़ने लगता है और इसी के साथ टॉम वो स्पेन के उस एरा में चला जाता है, उस कहानी में बिल्कुल खो जाता है जो हमने सबसे पहले एक्सप्लेन की थी इजाबेला और थॉमस की, जहाँ उन्हें किस चीज का डर था और इजाबेला ने थॉमस को कौन सा मिशन दिया था। क्योंकि अब हम जानते हैं कि ये कहानी पास्ट की कोई कहानी नहीं है, बल्कि इज़ी की एक फिक्शनल स्टोरी है। ये बात अलग है कि जिस एरा के बारे में या फिर जिस क्वीन के बारे में लिखा गया है, कुछ बातें उसमें रियल लाइफ से भी जुड़ी हैं, मगर बाकी सब कुछ फिक्शनल है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो बुक की कहानी और प्रेजेंट की कहानी, मतलब टॉम और इज़ी की, काफी मिलती जुलती है। बुक में इजाबेला का थ्रोन, उसकी जान खतरे में है, एक खतरनाक इंसान वो उससे सब कुछ छीनने वाला है, और थॉमस वो अपनी रानी से इतना प्यार करता है कि उसे बचाने के लिए वो नामुमकिन सी खोज पर निकल जाता है। और जैसे द ट्री ऑफ लाइफ, जिसे ढूंढना लगभग नामुमकिन है, मतलब कि अमर करने वाला एक क्योर, और रियल लाइफ यानी कि प्रेजेंट में भी इज़ी को एक ऐसी ही बीमारी है जिसका क्योर टॉम ढूंढ रहा है। मगर यहाँ जब भी टॉम वो ये बुक पढ़ता है तो हमें ऐसे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं जैसे कि ये सब कुछ टॉम ने पहले ही देखा हो। और यहाँ पर ये बात हमें शक में डाल देती है कि शायद इज़ी की ये कहानी रीबर्थ या फिर इनकार्नेशन जैसी बातों की तरफ इशारा हो। मगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कहानी को समझने से पहले उसे सभी पहलुओं से अच्छी तरह से जानना जरूरी है, तो इसकी जो रियल मीनिंग है वो एंड में हमें खुद ही समझ आ जाएंगे। यहाँ तक हम ये दो कहानियां बिल्कुल क्लियरली समझ गए हैं कि आखिर चल क्या रहा है। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि इज़ी एक म्यूजियम में गई है, जहाँ पर टॉम भी आ जाता है, और यहाँ पर इज़ी वो कुछ मायान आर्टिफैक्ट्स टॉम को दिखाती है, जिसमें के वही रीबर्थ और द ट्री ऑफ लाइफ जैसी मिथ्स की बातें थी। साथ ही ज़िबाल्बा की तरफ भी इशारा था। मगर यहाँ पर इज़ी वो तो इन सब पर बिलीव करती थी, मगर टॉम को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हर बार बात वो डेथ और लाइफ पर ही आ जाती है। और इज़ी बार बार इन बातों को क्यों मेंशन कर रही है, ये सब कुछ एंड में ही क्लियर कर देंगे हम। अब यहाँ पर अचानक से इज़ी वो गिर जाती
जाती है मगर टॉम वो जल्दी से उसे पकड़ लेता है। वो बेहोश हो गई थी और नेक्स्ट सीन में हम उसे हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं। मतलब ये कि अब इजी की हालत और भी खराब हो गई थी और टॉम जो कि पहले से काफी दुखी था, टेंशन में था, अब उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ गई थी क्योंकि अब इजी शायद ना बच पाए। होश में आने के बाद टॉम इजी को दिलासा दे रहा था कि वो ठीक हो जाएगी, बस उसे टाइम चाहिए। मगर इजी को पता था कि वो मरने वाली है और दूसरी बार अगर उसे दौरा पड़ा तो शायद वो जिंदा नहीं रह पाएगी। इजी टॉम को कहती है कि वो डरी हुई नहीं है। ये लाइंस भी कहती है कि व्हेन आई फेल आई वाज फुल। टॉम उसे समझाता है कि हाँ मैंने तुम्हें पकड़ा था, मगर यहाँ पर इसी का मतलब कुछ और ही था। उसी रात टॉम वो अपनी लैब में जाता है जहाँ पर स्टाफ अपनी न्यू रिसर्च से बहुत ही खुश थी, मगर टॉम ने क्योंकि अभी तक ब्रेन ट्यूमर का क्योर नहीं ढूंढा था तो उसी रात फिर से वो एक टेस्ट करना चाहता था। इस बात पर स्टाफ उससे नाराज भी हो जाता है, यहाँ तक कि डॉक्टर लिलियन के साथ तो उसका झगड़ा भी होता है। हालांकि वो उसे समझाती है कि तुम रातों रात कोई क्योर नहीं बना सकते, ये नामुमकिन है। और इस बात को लेकर टॉम वो बहुत ही गुस्सा था और अंदर से दुखी था। अब यहाँ पर मूवी में दूसरी बार हमें ये दिखाया जाता है कि टॉम ने अपनी वेडिंग रिंग कहीं खो दी है, वो उसके पास नहीं है। इन पॉइंट्स को जहन में रखें। खैर रात को वापस से हॉस्पिटल में आता है जहाँ पर इजी एडमिट थी। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और यहाँ पर दोनों की कॉन्वर्सेशन होती है। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इजी मरने वाली है, मगर टॉम वो उसे खोना नहीं चाहता और वो उसे बचा भी नहीं सकता, ये उसके हाथ में ही नहीं है। खैर इजी उसे अपनी एक मोसेस नामी दोस्त की कहानी सुनाती है जो कि शायद उसके साथ किसी ट्रिप पर गया था। उसने कहा कि मोसेस के फादर मर गए थे तो मोसेस ने उसके ग्रेव पर एक सीड रखा और टाइम के साथ वो उसके ग्रेव पे बड़ा होता गया और मदर नेचर की वजह से उसका हिस्सा उस ट्री में भी था, उसके पत्तों में, उसकी ब्रांचेस में, और वो उस नेचर का एक हिस्सा बन गए। यहाँ पर इजी एक लाइन भी कहती है कि डेथ इज द रोड टू ओ। यहाँ अगर हम इसे अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो जिंदगी मौत की अमानत है, एक दिन तो हम सभी को मरना ही है। मगर टॉम वो उसे मौत वाली बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हालांकि इजी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ मरने के लिए, मुझे कोई डर नहीं है। खैर ठीक उसी टाइम वो टॉम को अपना एक पेन गिफ्ट करती है और उससे वादा लेती है कि तुम मेरी फाउंटेन बुक के आखिरी चैप्टर को खुद लिखोगे ताकि वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर टॉम कहता है कि मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ, मगर इजी जिद करती है और वो रात टॉम इजी के साथ हॉस्पिटल में ही बिताता है जहाँ पर थॉमस पर वो मायान लीडर हमला कर देता है, मगर फिर इजी की सांसें वो थमने लगती हैं। तो टॉम बहुत ही डर जाता है क्योंकि वो खुद भी एक डॉक्टर था, तो वो जल्दी से उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है। अलार्म बजने लगता है और इतने में डॉक्टर भी वहाँ पर पहुँच गए थे और टॉम को वो बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये एक इमरजेंसी थी। और यहाँ पर टॉम वो बहुत ही नर्वस और दुखी था क्योंकि वो इजी को खो रहा था। इसी डर की हालत में उसकी नजर हॉस्पिटल के एक ओल्ड पेशेंट पर पड़ती है जो टॉम की तरफ ही देख रहा था। और टॉम जब उसकी तरफ देखता है तो उसे कुछ फील होता है, मगर जल्दी वहाँ पर लिलियन आती है और अब आप इस ओल्ड पेशेंट को याद रखें, इजी नहीं बच सकी और उसकी मौत हो गई थी। टॉम वो बिल्कुल टूट गया था और अपने घर आता है, बहुत रोता है और घर की सारी चीजों को वो गुस्से में तोड़ने लगता है। तभी उसकी नजर इजी की दिए हुए पेन पर पड़ती है और उसकी वेडिंग रिंग भी मिसिंग थी, तो वो उसी से अपनी वेडिंग रिंग का टैटू अपनी उंगली पर बनाने लगता है और वो काफी दुख की हालत में था। और इस कहानी में इजी अब मर गई। अगले दिन हमें फ्यूनरल दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर लिलियन भी आई थी और टॉम वो बहुत ही दुखी था और गुस्सा भी। इजी को दफनाने के बाद लिलियन वो टॉम से बात करने आती है, मगर यहाँ टॉम कहता है कि मौत वो एक बीमारी है और इसका इलाज भी होगा और वो इसे ढूंढ कर ही रहेगा। इसके साथ वो वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन वो लैब में आता है और उसका स्टाफ हैरान था, मगर वो कहता है कि उसे क्योर ढूंढना है मौत का, वो अमर होने का कोई क्योर ढूंढ रहा था। इसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है और साथ ही इजी की बुक द फाउंटेन का आखिरी चैप्टर भी खाली है जहाँ पर वो टॉम को ही लिखना होगा। और एंड में हम ये भी देखते हैं कि टॉम वो बाद में आकर इजी के ग्रेव पर एक सीड रख देता है जैसे कि उसने एक कहानी सुनाई थी, और टॉम वो ज़ेबाल्बा की तरफ देखता है और अब उसने उस बुक का वो लास्ट चैप्टर लिखा या नहीं ये एंड में हमें समझ आएगा। अब ये कहानी यहीं तक थी।
हमने मूवी की 2 कहानियों को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अब हम काफी कुछ जानते हैं। अब हम मूवी की तीसरी स्टोरी लाइन को समझने की कोशिश करेंगे, जो काफी अलग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब यहाँ पर हम टॉम को स्पेस में देखते हैं और वो एक स्पेसशिप में ट्रेवल कर रहा है, जिसे शायद ही आज तक हमने किसी मूवी में देखा हो। उसका आउटफिट भी काफी अलग है और वो इस ऑर्गेनिक बबल शिप में बिल्कुल अकेला है। इसी शिप के सेंटर में एक सूखा हुआ ट्री भी है और टॉम वो ज़िबाल्बा की तरफ ट्रेवल कर रहा है। अब चूंकि हम दोनों ही कहानियां जान गए हैं, तो इस तीसरी कहानी को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब टॉम ने इजी के मरने के बाद अपना वो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा, मतलब उसने कहा कि वो डेथ इस डिजीज को वो क्योर करेगा, तो शायद उसने वो क्योर ढूंढ लिया और अब इंसान वो अमर हो गए हैं, वो नहीं मरते। और शायद इंसान इतना डेवलप हो गया है कि उसने ये ऑर्गेनिक शिप भी बनाए हैं, जिसमें कि अब टॉम ट्रेवल कर रहा है। और ये ट्री या तो ये द ट्री ऑफ लाइफ है, वही ट्री जिसका जिक्र मूवी में आया था, या ये वो ट्री है जो कि इजी के ग्रेव पर उगा था। और अब चूंकि इस ट्री में भी इजी का हिस्सा है, जैसे कि नेचर का उसूल है, हर चीज वो नेचर में समा जाती है एक अलग रूप में, तो शायद ये वही ट्री है। और चूंकि इसी के हिसाब से ज़िबाल्बा एक नेब्यूला है जहाँ पर आत्माओं का रीबर्थ होता है, तो शायद टॉम इसी को वहाँ पर ले जा रहा है ताकि उनका फिर से जन्म हो सके। अब इन थ्योरीज को याद रखें, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। इस स्टोरी लाइन में हमें टॉम कई बार मेडिटेशन करते हुए दिखाया जाता है और वो हमेशा ट्री से ऐसे बात करता है जैसे वो इजी से बात कर रहा हो, क्योंकि वो ये लाइन कई बार बोलता है कि वी आर ऑलमोस्ट देयर। और वो अपने हाथ पर लाइंस वाले टैटू भी बनाता है और ये उसी पेन से जो कि इजी ने उसे गिफ्ट किया था। और बार बार उसे इजी की हेलुसिनेशंस आते हैं। और यहाँ पर हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉम शायद कई सैकड़ों सालों से स्पेस में सफर कर रहा है, क्योंकि ज़िबाल्बा अर्थ से बहुत दूर है। और जब भी टॉम को इजी के हेलुसिनेशंस आते हैं तो वो ये एक ही लाइन कहता है कि टॉम फिनिश इट, मगर टॉम मानने के लिए तैयार नहीं था। और इसका मतलब यही है कि वो बुक के लास्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दे। खैर, ये सब कुछ हमें कई बार दिखाया तो गया है और एक पॉइंट पर ऐसा लगता है कि वो ट्री मर रहा है और टॉम उसके लिए बहुत रोता है। इतने में वो ज़िबाल्बा तक पहुंच जाता है और यहाँ पर उसे इजी नजर आती है, पहले तो इजाबेला के रूप में, और वो वही बात कहती है कि फिनिश इट टॉम। उसके सामने टॉम रोता है और कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे इसे खत्म करूं। तो इजी कहती है कि यू डू एंड यू विल। और आखिरकार यहाँ पर टॉम वो कहता है कि आई एम गोना डाई, मैं मरने वाला हूँ। और इसी के साथ कहानी और भी कॉम्प्लेक्स होने लगती है जब हमें दूसरी स्टोरी लाइन के सीन भी दिखाए जाते हैं, जैसे कि वो टाइम जहाँ पर इजी टॉम को अपने साथ वॉक पर जाने के लिए कहती है कि ये फर्स्ट स्नो है। मगर शुरू में हमने देखा कि टॉम काम में इतना बिजी था कि वो इजी के साथ नहीं जा पाता और अपने काम पर चला जाता है, मगर इस बार हम देखते हैं कि वो काम को छोड़कर इजी के साथ जाता है। यहाँ पर स्पेसशिप से टॉम भी एक बबल में बाहर चला जाता है और साथ ही हमें उस पहली कहानी का एंड दिखाया जाता है जहाँ पर वो मायान लीडर वो थॉमस को मारने वाला था, मगर तभी वहाँ पर अचानक से फ्यूचर वाला टॉम अपीयर हो जाता है और वो मायान लीडर वो थॉमस को अपनी जान दे देता है, जहाँ पर थॉमस उसे मार देता है और आगे चला जाता है और उसे वहाँ पर द ट्री ऑफ लाइफ आखिर मिल जाता है। वो जख्मी भी था तो पहले वो अपने जख्म पर उस ट्री का रस लगाता है और फिर उसे पी भी लेता है। और यहाँ पर एक लम्हे के लिए ऐसा लग रहा था कि वो अमर हो गया है, क्योंकि वो कुछ बहुत ही अलग फील कर रहा था, मगर जल्द ही वो नेचर में समाने लगता है और उसकी बॉडी में प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वो बस प्लांट्स में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ टॉम वो ज़िबाल्बा में चला जाता है और उसकी बॉडी वो मेल्ट होने लगती है और हम उस डेड ट्री को खिलता हुआ देखते हैं और वो ज़िबाल्बा में ही समा जाता है। और यहाँ पर सभी कहानियों का एंड हो जाता है, मगर साथ ही ये काफी सवाल भी मन में छोड़ जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो असल में कहानी ये है कि ये मूवी ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा आपने सोचा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मूवी में 2 अहम बातों पर फोकस किया गया है, लाइफ और डेथ। मौत ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता, जिंदा चीज को मरना ही है। देखा जाए तो पूरी कहानी डेथ और लाइफ के इर्द गिर्द ही घूम रही है। यहाँ पर 2 ऑपोजिट सोच थी, इजी जिसने डेथ को एक्सेप्ट किया और
टॉम जो कि डेथ को नहीं मान रहा था, इस सच्चाई को वो कबूल ही नहीं कर रहा था और इसी वजह से उसने अपनी लाइफ मुश्किल बना दी थी। अब कहानी का जो लास्ट हिस्सा था जहाँ पर टॉम वो एक स्पेस बबल में ट्रेवल कर रहा था, असल में ये रियल नहीं था। टॉम ने कोई ऐसा क्योर ढूंढा ही नहीं था कि जिसमें इंसान अमर हो जाए, ना ही वो सच में स्पेस में था। असल में इस मूवी की जो रियल स्टोरी थी वो कुछ और ही थी। पहली कहानी वो इजी की बुक की थी। टॉम उससे प्यार करता था तो उसे खोना नहीं चाहता था, मगर कड़वा सच यही था कि मौत तो आनी ही है और इसी भी उससे प्यार करती थी। तो उसे सच एक्सेप्ट करने के लिए उसने फाउंटेन बुक लिखी ताकि वो मौत की इस कॉन्सेप्ट को दिल से एक्सेप्ट करे। यही वजह थी कि उसने कई बार इस लाइन का इस्तेमाल किया कि डेथ इज द रोड टू ओ। टॉम की लाइफ में क्या हुआ वो हमने देख लिया। मौत ने इजी को छीन लिया और टॉम वो मौत को एक डिजीज मानने लगा। मगर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें जब भी टॉम के हाथ में वो वेडिंग रिंग नहीं दिखाई गई तो असल में वो इस बात की तरफ इशारा था कि रियल टॉम ये है ही नहीं। वो तो असल में हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ है जहाँ पर हमने उसकी झलक देखी थी। वो भी मर रहा है और इजी को मरे हुए कई साल हो गए हैं और ये जो स्टोरी हमने देखी ये तो बस पास्ट की यादें थी। अंगूठी का गायब होना डायरेक्टर की तरफ से हमारे लिए एक क्लू है। स्पेस का सफर या फिर ऑर्गेनिक शिप असल में वो भी टॉम की स्पिरिचुअल जर्नी थी मौत की तरफ। मतलब ऐसा कोई शिप या ये सब कुछ रियल नहीं है। वो मौत के करीब जा रहा था मगर आज भी वो मौत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और इजी ने अपने बुक का जो लास्ट चैप्टर छोड़ा था टॉम के लिए, उसकी एंडिंग भी मौत पर खत्म होनी थी। जैसे कि हमने देखा कि थॉमस के साथ क्या हुआ, तो सारी बात वो इस तरफ इशारा करती है कि टॉम वो मौत को ठुकरा रहा था और इजी वो उसे एक्सेप्ट करने को कह रही थी। बाकी इस कहानी में कोई टाइम ट्रेवल नहीं है, ना ही कोई रीइंकार्नेशन, ये तो बस यादें थी टॉम की। और ऑर्गेनिक शिप में वो ट्री असल में इजी को रिप्रेजेंट करा था, क्योंकि डेड ट्री को स्पेस में ले जाना, उसे दोबारा से जिंदा करना ये मुमकिन नहीं है और ज़िबाल्बा वो मौत की तरफ इशारा है। तो जैसे कि डायरेक्टर ने कहा कि चाहे आप इस मूवी को जिस एंगल से भी देखें, इसका जवाब एक ही आएगा, डेथ और लाइफ। मूवी की हर बात वो इसी तरफ इशारा करती है। यकीन मानिए कि अगर कोई भी मौत पर सच्चे दिल से बिलीव करता तो कोई भी लालच का भूखा ना होता।